हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आपने जीत का गाइस ठान लिया है, मुझे पता है। और अगर डर लग रहा है कि अरे यार हार जाएंगे तो क्या होगा, तो ये डर को छोड़ दो। सिर्फ जीत की ठान लो कि हाँ यार इस एग्जाम को आपको एनी हाउ निकालना ही है। सिविल सर्विसेज को निकालना है, मतलब निकालना है, चाहे कुछ हो जाए। तो ये ठान लो, रोज अपने आप से बोलो कि यार सिविल सर्विसेज को निकालना है, निकल जाएगा एक दिन। टेंशन मत लो, और हाँ मेहनत करते रहो, क्योंकि जब आप बार बार बोलते रहोगे, ठान लोगे अपने अंदर ये चीज को, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपसे मेहनत करवाएगा। और जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर लोगे तो एक ना एक दिन सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, कंफर्म है ये वाली बात। तो गाइज इसी के साथ अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर का लाइक का टारगेट है 300 का, तो फटाफट अभी के अभी लाइक का बटन हिट कर दीजिए। खबरी पॉडकास्ट में आप लेक्चर के ऑडियो वर्जन को सुन सकते हैं। झा सर अकेडमी करके अपना चैनल है खबरी पॉडकास्ट में, तो इसको आप जो है वो खबरी पॉडकास्ट को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल है। आप झा सर अकेडमी सर्च कीजिएगा, यहाँ पर डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 17 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक न्यूज के सोर्सेज से, यानी कि हर एक जो न्यूज का सोर्स होता है, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट, तो ये पूरे सोर्सेज, इवन मैगजीन्स वगैरह के भी आर्टिकल्स में यहाँ पर इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और यहाँ पर आपकी फुल फ्लैज करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जाती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर न्यूज को डिस्कस किया जाता है। और अगर आप रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका 100% गारंटीड सिलेक्शन होगा। और इस 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बकायदा आप प्रूफ देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी प्रूफ्स की। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यूपीपीसीएस वाला प्रूफ चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए, रेगुलरली फॉलो करिए, और यहां से आपकी फुल फ्लैश तैयारी करवाई जाती है, राइट। और जो भी मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बताता हूं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। तो आज कौन से टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं, तो पेपर 1 के का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिकिंसोनिया करके। तो इस टॉपिक को देखेंगे ये क्या है। वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में बात करेंगे, कैलाश रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 2 से डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में। और फिर सक्षम करके एक जो है जॉब पोर्टल, एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च हुई है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन 2020 के बारे में बात करेंगे, और सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करूंगा। साथ ही साथ सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं चाइल्ड बेगर्स को, जो हम लोग देखते हैं ना कि बच्चे जो है वो भीख मांगते हैं, बेगिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसको उस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और गाइस पेपर 3 के जो टॉपिक्स हैं वो हो सकता है कि आज शाम के लेक्चर तक, यानी कि शाम में एक और मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करा के पेपर 3 के आज के टॉपिक्स कवर करा दूं, या फिर कल के लेक्चर में, कल की क्लास में पेपर 3 के टॉपिक्स में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। यहां पर अगर आप एक बार जुड़ जाते हैं तो आपकी पूरी फुल फ्लेज तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो यहां पर आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूटेगा नहीं, राइट। मैं यहां पर पूरी चीज कवर कराता हूं, इसलिए तो दावे के साथ बोलता हूं हर साल कि मैं जो कवर करा रहा हूं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपको उसका प्रूफ भी देता हूं। तो आप अब अगर नए जुड़े हैं, मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है इस बारे में, जो नए जुड़े हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर पूरी चीज मेरी कवर करवाई जाती है। हो सकता है कि शायद न्यूज जो है वो 1 या 2 दिन थोड़ी सी डिले हो जाए, राइट, बट पूरी की पूरी चीज आपकी कवर करवाई जाती है, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज चैनल तो नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल जैसी न्यूज आई उसी से मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर पूरी डिटेल में एनालिसिस करने के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एग्जामिनेशन के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और बाकी पीडीएफ पेड पैकेज आपके लिए अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है आपको पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो भी लोग ने जिन लोगों ने पेड पैकेज को ज्वाइन किया हुआ है, हो सकता है कि आज के लेक्चर की पीडीएफ शायद आपको ना मिले, क्योंकि आज के लेक्चर में पेपर 3 अभी इंक्लूड नहीं किया है मैंने, बट हो सकता है कि आज शाम तक अगर आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड करा दूं पेपर 3 इंक्लूड करके, तो मिल जाएगी आज रात तक आपको इसकी पीडीएफ, वरना कल 17 और 18 तारीख की दोनों की पीडीएफ एक साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये चीज आपको बतानी थी। चलो अब आपका समय ना वेस्ट करते हो, फटाफट लेक्चर को शुरू। सो गाइस स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। बात हो रही है डिकिंसोनिया के बारे में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डिकिंसोनिया क्या है। तुरंत आपको लिखना है या तुरंत आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि डिकिंसोनिया हमारी धरती पर
एक प्रजाति हुआ करती थी इस नाम की, ये जो नाम है डिकिंसोनिया, इस नाम से एक प्रजाति हुआ करती थी हमारी धरती पर, और ये 550 मिलियन साल पहले ये प्रजाति हुआ करती थी। अभी रिसर्चर्स ने इस प्रजाति के फॉसिल्स ढूंढे हैं, फॉसिल्स की खोज करी है। भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका की गुफाएं काफी फेमस है, आपको शायद पता होगा भीमबेटका साइट्स के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका की गुफा, काफी फेमस है। तो भीमबेटका की गुफा में रिसर्चर जब रिसर्च कर रहे थे तो उनको ये जो डिकिंसोनिया नामक स्पीसीज जो है इसकी छाप मिली है, इसके फॉसिल्स मिले हैं, और सैंडस्टोन जो होता है ना बलुआ पत्थर, तो उस पर इसकी छाप जो है वो पाई गई है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और ये जो स्पीसीज है याद रखना 550 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी, और वो जो पीरियड था वो कौन सा पीरियड था, इडियाकैरन पीरियड था, इडियाकैरन पीरियड था, EDIACARAN, इडियाकैरन पीरियड ये हम लोग को देखने को मिलता था। थोड़ी सी बात करूंगा मैं इडियाकैरन पीरियड के बारे में भी, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए इस पीरियड से रिलेटेड तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इडियाकैरन पीरियड एक जियोलॉजिकल पीरियड है, 94 मिलियन साल का ये टोटल पीरियड था। इस पीरियड की शुरुआत होती है क्रायोजीनियन पीरियड जब खत्म होता है 635 मिलियन साल पहले से, और फिर शुरू जब होता है कैम्ब्रियन पीरियड 541 मिलियन ईयर्स पहले। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है क्रायोजीनियन पीरियड और कैम्ब्रियन पीरियड के बीच का जो पीरियड है वो है इडियाकैरन पीरियड, जो कि 94 मिलियन साल तक ये पीरियड चला था। ठीक है, तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इस प्रकार की चीजें। और डिकिंसोनिया याद रखना है, एक एक्सटिंक्ट जीनस है बेसिल एनिमल का, जो कि जो है वो 550 मिलियन साल पहले धरती पर हुआ करता था। इसकी अभी फॉसिल्स मिले हैं, इसके छाप कुछ पाए गए हैं भीमबेटका पर, और स्पेशली भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर्स है ना उनकी छतों पर इसकी छाप पाई गई है। और किस पत्थर पर, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कौन से पत्थर पर इसकी छाप मिली है, नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर लिख कर बताइए, देखते हैं किसको अभी पता है कि नहीं। वर्ल्ड रेडियो डे की बात करेंगे अब। ठीक है, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 2011 में यूनेस्को की मेंबर कंट्री जो है उनके द्वारा पहली बार इसको शामिल किया गया था वर्ल्ड रेडियो डे को। फिर उसके जस्ट एक साल बाद सन 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनली इस दिवस को अडॉप्ट कर लिया। अब 13 फरवरी को पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। और 2021 की इस बार की जो थीम है गाइस, तो उस थीम को 3 मेन सब थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज इवोल्यूशन, द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो इवॉल्व्स, यानी कि विकास, दुनिया बदलती है, रेडियो विकसित होता है। इनोवेशन, द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो अडॉप्ट्स एंड इनोवेट्स, नवाचार, दुनिया बदलती है, रेडियो इसके लिए खुद को अनुकूलित करता है और नवोन्मेष करता है, यानी कि इनोवेट करता है। कनेक्शन, द वर्ल्ड चेंजेस, रेडियो कनेक्ट्स, कनेक्शन मतलब कि दुनिया बदलती है, रेडियो संपर्क जोड़ता है। तो ये इसकी 3 मेन सब थीम्स हैं, जिसमें 2021 का एडिशन वर्ल्ड रेडियो डे का डिवाइडेड है। और वर्ल्ड रेडियो डे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रमोट किया जाता है इस रेडियो के माध्यम को, मीडियम को प्रमोट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको रेडियो का एक्सेस मिल सके, इसकी एक्सेसिबिलिटी को जो है वो बढ़ाया जाता है और लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें, उस चीज को प्रमोट किया जाता है, राइट, वर्ल्ड रेडियो डे के अवसर पर। कैलाश रेंज की गाइस बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलाश रेंज का। अभी जो इश्यूज हम लोग को इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिले हैं, पैंगोंग सो लेक के पास, अपन ने मेरे ख्याल से कल परसों इस टॉपिक को डिस्कस किया था काफी डिटेल में। पैंगोंग सो लेक पर जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिले हैं उसके बारे में अपन ने बात करी थी, काफी डिटेल में बात करी थी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है या नहीं सुना है वो वाला पर्टिकुलर लेक्चर, आप प्रीवियस 2-3 दिन के लेक्चर सुनिएगा, तो उसमें मैंने काफी डिटेल में इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। चाइना और इंडिया का जो इशू हम लोग को देखने को मिला है, इस पर एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है कि चाइना और इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप को पीछे लेंगी, राइट, यानी जो पैंगोंग सो पर जो इश्यूज जो चले थे तो उससे पीछे लिया जाएगा। तो वो अपन ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं सुना है वाला टॉपिक वो जरूर सुनिएगा। तो थोड़ी सी बात करेंगे कैलाश रेंज के बारे में, कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। इस तो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में जब युद्ध हुआ था तब कैलाश रेंज पर ही कुछ लड़ाइयां लड़ी गई थी, जैसे कि बात करें रिजांग ला की और गुरुंग हिल्स की। तो अगर क्वेश्चन बाय चांस आ जाए कि रिजांग ला और गुरुंग हिल जो है वो कहां पर है, तो कैलाश रेंज आपको पता होना चाहिए, कैलाश रेंज में हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहीं पर ही 1962 में लड़ाई लड़ी गई थी। और पिछले साल की बात करें सन 2020 की, तो आपको बता दी गई कैलाश रिज का एक इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे इंडियन सोल्जर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, राइट। और इससे चाइनीज जो है वो काफी सरप्राइज हो गए थे, राइट, काफी एकदम से जो है वो आश्चर्यचकित हो गए थे एकदम से, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स ने अचानक से जाकर एक एरिया को जो है वो अपने कैप्चर में, अपने कंट्रोल में कर लिया था पिछले साल सन 2020 में। कैलाश रेंज की बात करेंगे तो जहां पर काराकोरम रेंज खत्म होती है पैंगोंग सो के नदन साइड पर, वहीं पर ही हम देखते हैं कि कैलाश रेंज जो है पैंगोंग सो लेक के सदन साइड से
शुरू हो जाती है और लगभग ये 60 किलोमीटर की इसकी रेंज हम लोग को देखने को मिलती है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कैलाश रेंज की। और कैलाश रिज जो है गाइस ये काफी रग्ड है, यानी कि उबड़ खाबड़ है, राइट। इसकी पहाड़ियां भी जो है वो काफी खंडित है, यानी कि टूटी हुई हम लोग को इसके टेरेन देखने को मिलते हैं। इसकी हाइट्स 4000 से लेकर 5500 मीटर की हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे कि हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रिजांगला थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पर इंडो चाइना युद्ध जो है वो लड़ा गया था इन्हीं कुछ एरिया पे। इसके अलावा स्पेंगोर गैप, मगर हिल, राइट, मुकपड़ी, और इसके अलावा रीचिनला, चुशुल बोल। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगर इस प्रकार के टर्म्स अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग को देखने को मिलता है कि कैलाश रेंज का पार्ट है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना हिल किस रेंज की पार्ट है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से। बात करेंगे वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में। तो देखिए गाइस 10 फरवरी को हर साल वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिवस को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पर पल्सेस और लेग्यूम्स की इंपॉर्टेंस को एज अ ग्लोबल फूड के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और एम्फेसाइज किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सन 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है। तो याद रखना सन 2016 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के तौर पर हमें देखने को मिला था। और वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 की जो थीम हम लोग को देखने को मिलती है, विश्व दुल्हन दिवस 2021 की थीम जो है यह है #LovePulses। और बुर्किना फासो की बात करेंगे तो जरा आप खड़े होइए और आपके दीवार पर जो बड़ा सा वर्ल्ड का मैप आपने चिपका के रखा हुआ है वहां पर जाइए और जाकर आप टच कीजिए बुर्किना फासो को। ये कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है वेस्ट अफ्रीका में, लैंडलॉक कंट्री है ये बुर्किना फासो। इसने प्रपोजल रखा था कि पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए और पल्सेस की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, राइट। तो 2019 में फिर जनरल असेंबली ने 10 फरवरी को अनाउंस किया था एज अ वर्ल्ड पल्सेस डे के तौर पर। तो याद रखना विश्व दलहन दिवस जो है वो 2019 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और दाल की बात करेंगे तो दाल के मामले में इंडिया सबसे बड़ी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है। पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है दाल का, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी, कंज्यूमर भी हमारी कंट्री के अंदर ही देखने को मिलता है। हर घर में दाल बनती है, ऑलमोस्ट सभी घर में दाल बनती है, राइट। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके घर में एक हफ्ते में 3 या 4 बार दाल ना बनी हो, मुश्किल सी बात है। हर दिन ही बनती है वैसे तो मोस्टली काफी सारे लोगों के घर में। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेस में अचीव कर ली है, यानी कि पल्सेस के मामले में, दाल के मामले में हम लोग पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड करने की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारा ही प्रोडक्शन इतना होता है कि हम लोग सेल्फ कंजम्पशन भी कर लेते हैं, यानी कि पूरे की पूरी कंट्री में हमारा अच्छे से कंजम्पशन भी हो जाता है दाल का, साथ ही साथ हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। और पूरे दुनिया भर में 2019 और 20 में जितना दालों का प्रोडक्शन हुआ था पूरे दुनिया भर में, उसका 62% प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ही हुआ था, राइट। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और पिछले 5 से 6 सालों में हम लोगों ने हमारे पल्सेस के दालों के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा दिया है। 140 लाख टन से बढ़ाकर हम लोगों ने 240 लाख टन जो है वो कर दिया है हमारे दाल का प्रोडक्शन। और दाल के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, हर घर में मम्मी बताती है ना बेनिफिट्स के बारे में दाल के, कि दाल पिया करो, न्यूट्रिशियस होती है, काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है दाल में, प्रोटीन होता है दाल में, है ना। तो ये रिच होती है न्यूट्रिशनल और प्रोटीन वैल्यूज में, काफी रिच होती है दाल, और हेल्दी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दाल, राइट। तो इसलिए मम्मी फोर्स करती है, बार बार बोलती है 1 कटोरी दाल पी लो फटाक से, है ना। और पल्सेस और लेग्यूम्स की बात करें, दालें और फलियों की बात करें, इसमें लेंटिल्स, पीस, चिकपी, बीन, सोयाबीन्स, पीनट्स हम लोग को देखने को मिलती है कि नहीं। और तो ये सब लेग्यूम्स की कैटेगरी में आ जाती है। और ये हेल्थ के मेंटेनेंस और ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सब चीजें, पल्सेस और लेग्यूम्स। और पल्सेस की बात करेंगे तो मेजरली पल्सेस जो है वो 2030 का, यूनाइटेड नेशन का 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, तो जिसमें टारगेट किया जाता है कि फूड इनसिक्योरिटी कहीं पर भी ना हो, सभी को फूड का एक्सेस मिले, न्यूट्रिशियस डाइट का सभी को एक्सेस मिले। तो उसमें दाल जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराती है। और दाल का क्रिटिकल रोल भी हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि फूड चेन सिक्योरिटी पर, वही मैंने आपको बताया कि सभी को खाना मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं जिनको न्यूट्रिशियस रिच डाइट नहीं मिल पाती, तो दाल के थ्रू जो है वो उनको न्यूट्रिशन मिल सके, तो इस पर मेनली फोकस करती है पल्सेस। तो ये जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिन पर मेनली टारगेट किया जाता है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन का जो एक इंपॉर्टेंट इशू हम लोग को देखने को मिलता है, कुपोषण का इशू देखने को मिलता है, तो दाल से इन सब चीजों को, इन सब चैलेंजेस, इन सब एरियाज को जो है वो फुलफिल किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है, राइट, सही किया जा सकता है। तो इसमें भी दाल एक काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है।
और दाल और लेग्यूम्स क्रॉप की बात करें गाइस तो ये इवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम के इंप्रूवमेंट पर भी मदद करती हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी इसके बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मिट्टी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने में भी ये मदद करती है, क्योंकि इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिलती है दाल की, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो पर्याप्त करती है, और इसके कारण से हमें देखने को मिलता है कि मिट्टी जो है ये हेल्दी रहती है, राइट। तो ये जमीन को, फार्मलैंड्स को जो है वो हेल्दी बनाने में भी दाल का जो पल्स के जो क्रॉप्स होते हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। और हेल्दी डाइट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, तो आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो काफी डिटेल में अपन ने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया, तो ये पूरी चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी। सक्षम श्रमिक शक्ति मंच के बारे में बात करेंगे। सक्षम एक श्रमिक शक्ति मंच हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको लॉन्च किया हुआ है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, जॉब पोर्टल है ये एक प्रकार का, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो TIFAC टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और TIFAC जो है गाइस, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। और ये क्या है गाइस, सक्षम, तो सक्षम एक जॉब पोर्टल है। इसमें फोकस किया जा रहा है कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जिन जिन तरीकों के जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर जिस प्रकार की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि ये फलाना वर्कर है, उसमें ये फलाना फलाना स्किल्स होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैपिंग की गई है, राइट। मैपिंग की गई है लोगों की, श्रमिकों की, वर्कर्स की स्किल्स को मैप किया गया है, जिससे कि आसानी से MSME जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो आसानी से लोगों को जो है वो रिक्रूट कर सकें, राइट। और लोगों को भी आसानी से जो है वो जो भी स्किल्स उनके पास है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल सके जल्द से जल्द, राइट। और इवन ये स्किल्स डेवलपमेंट पर भी काम करता है ये पोर्टल, कि जिन जिन लोगों को अगर अपने स्किल्स को डेवलप करना है तो वो अगर इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर करते हैं तो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह जो होते हैं उसके थ्रू उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, उनको जानकारी मिल जाती है, पता लग जाता है कि किस प्रकार की स्किल्स हैं और उसके कैंपेन वगैरह, उसके इनिशिएटिव वगैरह किस प्रकार के चल रहे हैं, जिससे कि वो सामने वाला व्यक्ति उन फलाना कैंपेन या इनिशिएटिव में एनरोल कर सके, राइट। समझ पा रहे हो बातों को, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डायरेक्टली श्रमिकों को, वर्कर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करना MSME के साथ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, जिससे कि उनको जल्दी जल्दी प्लेसमेंट मिल सके, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। इसके अलावा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करता है ये पोर्टल, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि काफी सारे लेबर जो होते हैं उनको कुछ अलग से या फिर उनकी वेजेस या उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो कट जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स के चलते। तो इसलिए लेबर जो है वो डायरेक्टली इस पोर्टल पर रजिस्टर करके अपने आप को उनको आसानी से जॉब मिल सकती है बिना किसी मध्यस्थ इंसान के, है ना, मीडिएटर के। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये हेल्प करती है कि स्किल्स को आइडेंटिफाई करने पर, इवन स्किल्स का डेवलपमेंट पर भी ये काम करती है, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। इस पोर्टल के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग किया गया, AI टूल्स का उपयोग किया गया है, और इस AI टूल के उपयोग से ही वर्कर जो है उनको उनकी डिजायर्ड जॉब्स जो है वो मिल जाती है, या पता लग जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। और इवन MSME जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको किस प्रकार के लेबर चाहिए, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो उनको वैसे वर्कर्स, वैसे लेबर जो है वो मिल जाते हैं, राइट। समझ रहे हो, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और ये पोर्टल जो है वो इनिशियली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही लॉन्च किया गया था, अब इसको ऑल इंडिया पोर्टल के तौर पर लॉन्च कर दिया गया, यानी कि पूरे इंडिया में इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें बात हो रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, IAS हैकाथॉन 2021 के बारे में। तो इस पर बात करते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल साइंस एजेंसी CSIRO, इन्होंने शुरू किया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021। इसका मेन गोल यह है कि हमारी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं, और हमारी कंट्री के जो स्टार्टअप्स हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स और ऑस्ट्रेलिया के जो स्टार्टअप्स हैं, ये नेशनल मुद्दे जितने भी होते हैं उनको एड्रेस कर सकें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के थ्रू, यानी कि नए नए इनोवेशन के माध्यम से स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स वो नई नई चीजें इनोवेट करें और उससे नेशनल मुद्दे जो है, नेशनल इश्यूज जो है, उनको रिजॉल्व करने पर काम करें। तो इस पर ये इसका मेन फोकस हमें देखने को मिलता है। और की थीम्स क्या है इस हैकाथॉन की हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसमें फोकस किया जा रहा है पैकेजिंग के ऊपर, कि पैकेजिंग में इनोवेशन लाया जाए। तो इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट, जो पैकेजिंग जो होती है ना, कोई भी सामान को पैक वगैरह जो किया जाता है, तो ऐसा इनोवेशन लाया जाए कि वो पैकेजिंग वगैरह जो होती है उसको कम कर सकें, राइट, रिड्यूस कर सकें। क्योंकि ये सब जो पॉलिथीन होती है, पैकेजिंग जो होती है, वो भी एनवायरमेंट के लिए काफी खराब होती है। तो उसको कुछ जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव
तरीके से जो है उसको चेंज कर दिया जाए कि वो पैकेजिंग सस्ती भी पड़े और एनवायरमेंट को डैमेज भी ना करे। इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन, अवॉइडिंग वेस्ट, तो इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है कि फूड सप्लाई चेन जो होती है ना उसमें, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती है जो सड़ जाती है, जैसे टमाटर है, अब खेत से टमाटर उठाया, उसको गाड़ी में भरा, गाड़ी में भरकर वो जितनी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, राइट, तो वो जो समय लग रहा है जाने के लिए, उस बीच भी वो टमाटर सड़ेंगे क्योंकि कुछ समय के बाद टमाटर पूरी तरह से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटी है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी सप्लाई चेन तैयार किया जाए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, सस्ती भी हो और उसमें फूड वेस्टेज ना हो। क्योंकि मान के चलो अब एक ट्रक है, अगर उस ट्रक में टमाटर भरे, अब उस ट्रक को 8-10-15 दिन लग गए पहुंचने में किसी जगह तक, तो ऑब्वियस ही बात है सामान तो अंदर का सड़ी जाएगा, फिर वो खाने लायक तो बचेगा है नहीं, है ना, समझ पा रहे हो बातों को। तो इस पर, इस तरीके के इनोवेशन करने पर जोर डाल रही है ये वाली थीम हैकाथॉन की। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, वही पहला वाला पॉइंट भी जो था पैकेजिंग का वो उसी से रिलेटेड है कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना है, जितने ही प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं तो उसको रिड्यूस करना है, राइट। रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स और ई वेस्ट, तो ऐसे जो एनर्जी मेटल्स वगैरह जो होते हैं, ई वेस्ट वगैरह जो होते हैं, राइट, जैसे काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी काफी खतरनाक होते हैं एनवायरमेंट के लिए, इवन ह्यूमंस की हेल्थ के लिए भी होते हैं। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के आसपास अगर जो भी ह्यूमंस काम करते हैं तो उनको भी वेरियस मेंटल डिसऑर्डर तक हो सकता है, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो भी डैमेज हो सकता है, प्लस उनको कैंसर होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो उसको रिड्यूस करने पर और रिसाइकिल करने पर, कि उसको रिसाइकिल किया जाए प्रॉपर तरीके से, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और आपको बताया देगा इसकी सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल जो है वो आज की डेट में काफी ज्यादा चल रहा है, राइट। और ये फोकस करता है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें फोकस होता है कि जो भी, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे कि एक मतलब जो मटेरियल जो है उसको तैयार किया, जैसे कि मैन्युफैक्चर, पहली बार एक मटेरियल मैन्युफैक्चर हो, जैसे कि फोन का एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल, जैसे फोन मैन्युफैक्चर किया। अब फोन मैन्युफैक्चर करने के बाद एक व्यक्ति ने उसको खरीद कर उसको यूज किया, ठीक है। अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये जो फोन है, जिस फोन कंपनी ने उस फोन को बनाया है, वो ही फोन जो है वापस ले ले वो कंपनी और उसको रिसाइकिल करे, राइट। और इस प्रकार से बना दे कि वो दोबारा से रीयूज में लाया जाए। उसको मैन्युफैक्चर करने की बात नहीं हो रही है यहां पर, आप समझना मेरी बात को। उसको फिर से मैन्युफैक्चर नहीं करना है। हो सकता है कि उस फोन में जो जो खराबी है, जैसे कि फोन में जो मेटल्स हैं, ठीक है, उस फोन में जो भी इंपॉर्टेंट मेटल्स है वो निकाल लिया जाए, फोन में जो भी चीज काम की है वो निकाल लिया जाए, और उस चीजों से दूसरी जो नया फोन जो मार्केट में बिकने वाला होगा, वो जो पुराने फोन की निकाली गई चीजें जो है वो नए फोन में लगा दिया जाए, उसको अच्छा करके, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोबारा से जो है वो मतलब चीजों को बना नहीं रहे हो, पुरानी चीज को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप नई बनाकर जो है वो कस्टमर्स को दे रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि अभी एप्पल ने भी शुरू कर दिया ये वाला कॉन्सेप्ट, वो रिसाइक्लेबल मेटल्स जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। एप्पल में नए नए जो मैकबुक जितने भी आ रहे हैं, पुरानी की बात नहीं कर रहा मैं, नए मॉडल्स की बात कर रहा हूं, तो और इवन फोन्स वगैरह भी जो नए मॉडल्स के आ रहे हैं, तो उसमें जो मेटल का उपयोग किया जा रहा है वो रिसाइक्लेबल है, राइट, कि वो रिसाइकल आसानी से हो सकता है। तो इस तरीके की चीजों को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है कि दोबारा से नई नई यानी कि स्टार्टिंग से ही चीजों को मैन्युफैक्चर मत करो, रॉ मटेरियल से चीजों को मैन्युफैक्चर मत करो। एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया और एक बार उसका प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसको लोगों ने यूज कर दिया, फिर उसको रिपेयर करो और फिर रीयूज करने पे लाओ उसको, ना कि उसको दोबारा से मैन्युफैक्चर करवाओ नए प्रोडक्ट्स को। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये रोल जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी का होता है। और सर्कुलर इकोनॉमी पर मैंने काफी पहले जो है वो कई लेक्चर्स जो है वो बना चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी ये टॉपिक जो है वो आया है सर्कुलर इकोनॉमी का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि ये वाला जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो टॉपिक है ना, ये आप जरूर अपने मेंस में उपयोग कीजिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। तो ये चीजें गाइस जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अब गाइस बात करेंगे चाइल्ड बेगर के बारे में कि सरकार ने क्या कदम उठाए चाइल्ड बेगर्स के लिए। तो चाइल्ड बेगर्स आप सभी लोग वाकिफ हैं गाइस, आप लोग भी जाते होंगे कहीं घूमने उमने, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं वो भीख मांगते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर, आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। और मुझे बहुत दया आती है यार, मैं तो इतना ज्यादा इमोशनल हूं इन सब चीजों में कि मैं आपसे लिटरली एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना इमोशनल हूं मैं। जब भी जाता हूं मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं इस प्रकार से देखता हूं छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए, या बुजुर्ग लोगों को देखता हूं इस प्रकार से, बहुत दुख होता है यार लिटरली। और ठंड के समय तो बहुत बहुत बुरा लगता है कि यार बेचारों के पास कपड़ा नहीं है और इस प्रकार से, और इतनी ठंड, और इस प्रकार से वो क्या बोले हम। बट ठीक है यार, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, बट हाँ कुछ लोग जानबूझ के ऐसी करते हैं हरकतें, जानबूझ के एज एन इस प्रकार से हरकतें करते हैं क्योंकि उनको ये इजी सोर्स मिल जाता है कमाने का या पैसे अर्न करने का, इजी सोर्स मिल जाता है बिना मेहनत किए। और कई बार तो मैं देखता भी हूँ कुछ लोगों पे गुस्सा भी बहुत आती है
जैसे कुछ लोग को देखता हूं मैं, हाथ पैर ठीक है, अच्छे अच्छे खासे काम करने लायक हाथ पैर हैं, मेहनत करने लायक हाथ पैर हैं कि वो मेहनत कर सकते हैं, बट देन टू बच्चों को अपनी गोद में लिए वो भीख मांग रहे हैं, लेकिन बच्चों को दिखा के आपको इमोशनल कर रहे हैं, तो उन पर बहुत गुस्सा आती है, उनको फिर मैं पैसे वैसे नहीं देता। बट हाँ, छोटे बच्चे जो हैं उनको हालांकि मैं पैसे नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि उनको अगर पैसे दूंगा मैं तो इनके माइंड में लत लग जाएगी या फिर एक ऐसा सोचने लगेंगे ये लोग कि यार हमें तो जो है वो आसानी से पैसा मिल जाता है, क्यों काम करें, और फिर वही बड़े होकर फिर वो भीख ही मांगते रहेंगे, फिर काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं छोटे बच्चों को पैसे नहीं देता हूँ, बट हाँ मैं खाना पीना दे देता हूँ उनको, कि जैसे कि कहीं पर भी, जैसे गाड़ी से जा रहा हूँ मैं, कुछ गाड़ी में रखा है खाने पीने का तो दे देता हूँ, चॉकलेट रखी है, कुछ भी रखा है, या फिर आसपास कहीं पर कुछ खाने पीने का तो उनको बोल देता हूँ आ जाओ वहां पे, आ जाओ वहां पे दे दूंगा मैं। तो वैसा मैं खाने पीने का कर देता हूँ यार। बट क्या होता है कि जिन लोग को देखता हूँ ना, इनके हाथ पैर सही सलामत है, तो उनको नहीं देता मैं, उनको अलग चिल्ला भी देता हूँ कभी कभार, तो कि क्या यार हाथ हाथ पैर अच्छे हैं, उसके बाद भी भीख मांग रहे हो क्या, ये फिर वो खुद ब खुद चले जाते हैं। बट क्या रैकेट बना लिया काफी सारे लोगों ने इस प्रकार का। बट हाँ, पैसे देता हूं मैं, पैसे उन लोग को देता हूं जैसे कि जो बुजुर्ग होते हैं काफी ज्यादा। कुछ लोग ने मुझे बोला भी, मेरे दोस्त ने, कलीग्स ने, कि यार पैसे मत दिया करो, इन लोग दारू वारू पी लेते हैं या नशा वशा करते हैं। बट मैं बुजुर्गों को दे देता हूँ, मैंने कहा यार बुजुर्ग अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो यार ठीक है, बट वो बुजुर्ग हैं। या फिर कुछ ऐसे लोगों को मैं दे देता हूँ जो सक्षम नहीं है, हाथ पर नहीं है जिनके पास, तो उनको मैं दे देता हूँ। और लिटरली बहुत इमोशनल हूँ यार मैं इन सब चीजों में, मुझे बहुत अंदर से बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है, मन करता है कि यार भगवान इतनी शक्ति दे मुझे कि मतलब इन लोग के लिए बहुत कुछ कर दूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं कि यार बढ़िया लाइफ जो है वो इनकी हो जाए। अब सरकार भी करती है, सरकार ने भी इतनी सारी चीजें कर रखी है, स्कूल्स प्रोवाइड करा रखे हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज दे रखी है, बट ये लोग मानते नहीं है ना। कुछ लोग हैं जो इनको आसानी से, बोलते हैं ना कि कुछ लोग हैं जिनको आदत पड़ जाती है आसानी से, बिना मेहनत किए आसानी से कमाने की, आसानी से पैसा लेने की, तो वो कुछ कुछ कैटेगरीज इस प्रकार की होती हैं। बट हाँ, दुख बहुत लगता है यार ऐसा, इस तरीके की चीजें देख के। अब क्या होता है, चलो एनीवेज, अपन अपन टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं, तो सॉरी अबाउट इट। तो टॉपिक पे आते हैं। लोकसभा ने इन्फॉर्म किया है कुछ चीजें ऐसी जो सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं चाइल्ड बेगर्स के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये चीज इन्फॉर्म करी है। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जे एक्ट के नाम से काफी फेमस है, काफी डिटेल में इस कानून को भी अपन ने कवर किया हुआ है। और ये जो कानून है गाइस, तो ये स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कानून है। हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उनके लिए ये कानून हमें देखने को मिलता है। इस कानून का जो सेक्शन 2 है, ये कहता है कि जो भी बच्चे अगर पाए जाते हैं लेबर लॉस के उल्लंघन के पर्सपेक्टिव से, या फिर भीख मांगते हुए कोई बच्चे पाए जाते हैं, तो उनको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के तौर पर इंक्लूड किया जाता है और उनके लिए कुछ व्यवस्था करवाई जाती है, राइट। और सेक्शन 76 जो है, ये कहता है कि जो भी इंडिविजुअल, जैसे कि कई बार रैकेट्स हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलते हैं ना, कि कुछ लोग जो है वो जानबूझ के बच्चों से भीख मंगवाते हैं। तो कुछ लोग अगर इस प्रकार से पाए गए कि जानबूझ के बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन उनके ऊपर इंपोज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की बात करें, जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के अंडर आता है, ये सपोर्ट करता है कि बच्चे जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में होते हैं, जिसमें चाइल्ड बेगर्स भी इंक्लूडेड है, या फिर बेसहारा बच्चे जो हम लोग को डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस जो देखने को मिलते हैं वो इंक्लूडेड है, तो उनकी मदद के लिए ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है। और इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड किया जाता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, रिहैबिलिटेटिव मेजर्स के तौर पर। और स्कीम के अंदर 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन भी अवेलेबल है। 1098 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई बच्चे जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन में पाए जाते हैं, राइट, तो उनकी मदद के लिए जो है इस नंबर पर कांटेक्ट किया जा सकता है। और एक पायलट प्रोजेक्ट भी हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर जो है वो 10 सिटीज के अंदर पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, यानी कि जो भी बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, भीख मांगने में इन्वॉल्व होते हैं, राइट, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भी एक पायलट प्रोजेक्ट सरकार के तौर से, सरकार की तरफ से हम लोग को देखने को मिला है। इसमें जो भी बच्चे पाए जाते हैं बैगिंग करते हुए, तो उनको एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और हालांकि सरकार कर रही है, सरकार बहुत कुछ चीजें कर रही है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो जो भीख मांगते हैं उनके माँ बाप ही उनको इस बिजनेस में ढकेल देते हैं, और बच्चों को तो दिखाकर एक भीख मांगने का जरिया जो है वो बना लिया है एक प्रकार से, कि हाथ में बच्चों को ले लेंगे छोटे छोटे और फिर वो भीख मांगेंगे, जिससे कि लोग दया करें। तो मेरे हिसाब से तो देखो, मदद जो है वो जिसको वाकई में जरूरत है, जो वाकई में नीडी है ना, उनकी मदद करो। और बच्चों को तो कभी पैसा मत दो, बच्चों को खाने पीने के लिए बोल दो, या फिर मैं तो कई बार मतलब खाने पीने के नाम पर पूरा, मतलब उनको पैकेट, वो पैकेट नहीं होता पूरा खाने का थाली जो होती है, तो वो कई बार प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि वो खुद भी खाएं और अपने पेरेंट्स को, फैमिली को भी खिलाएं। उनसे बोल देता हूं मैं कि यार अब
घर में कितने लोग हैं, क्या है, तो उस हिसाब से मैं उनको दे देता हूँ, जाओ आज पार्टी करो घर जाके, ये लो। तो वो उससे क्या रहता है सामने वाले को कि हाँ यार खाना मिला है, अच्छा खाना मिला, ये खाना खा लेते हैं, राइट। अब पैसे वगैरह जो होते हैं, पैसे का गलत उपयोग भी हो जाता है कई बार, जैसे कि वही सिगरेट विगरेट हो रही है, सब नशे वशे, तो बट उसकी जगह अगर अच्छा खाना दे दो तो वो भी खुश, उनकी फैमिली भी खुश। और एक टाइम का अच्छा, देखो खाना तो सरकार की तरफ से बहुत सस्ता है, बट क्या होता है छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है ना कि यार जैसे होटल्स में जो खाना वगैरह मिलता है वो उनको भी मिल जाए थोड़ा खाने के लिए, तो मेरा बहुत मन करता है। मैं तो हमेशा जब भी देखता हूँ, और मैंने देखा, मैं कहीं पे आसपास हूँ, कहीं पे आसपास होटल है, तो मैं तो डेफिनेटली करता हूँ, और टाइम है तो मैं डेफिनेटली करता ही करता हूँ, राइट। तो आप लोग भी किया करो, क्योंकि किसी के लिए कुछ अच्छा कर दो तो अच्छा ही लगता है यार ओवरऑल। भले ही आपके पास, जैसे माना कि काफी सारे लोग हैं जिनके पास खुद ही के पास जो है वो कमी होती है, बट अपनी कमी में भी अगर आप किसी को खुश कर दो ना, तो वो तो फिर उसका लेवल ही अचीवमेंट का अलग होता है, और फिर तो ऊपर वाला देख ही रहा है यार। और आप लोग भी तैयारी अपनी कर रहे हो इतने शिद्दत के साथ, और फोकस कर रहे हो कि यार आने वाले समय में आपको सिटीजन्स को सर्व करना है, तो अभी अभी से ही शुरू करो ना। अभी से ही शुरू करोगे तभी तो वो अंदर एक जज्बा जो है वो डेवलप होगा कि हाँ यार आगे चल के आप वाकई में कर सकते हो। और ये सब पता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपकी डेफिनेटली, जो पर्सनालिटी टेस्ट जो होगा ना, आपका इंटरव्यू होगा सिविल सर्विसेज का, उसमें बहुत काम में आएंगी। क्योंकि क्या होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर एक ऑफिसर को, जैसे बोलते हैं ना कि अथॉरिटेटिव होना चाहिए एक इंसान ऑफिसर के तौर पर, कि वो जो है वो चीजों को संभालना जाने, तो वो भी एक इंक्लूडेड होता है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है कि हाँ यार आपके अंदर वो चीज है क्या कि किसी की मदद करने की कि नहीं है, तो वो भी वो चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पैनल, राइट। तो ये सब चीजें अपने अंदर डेवलप करो, एंड आई नो कि आप लोग के अंदर भी है ये सब चीजें, तो किया करो यार। पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हैं गाइस जो बच गए हैं, वो मैं कल के लेक्चर में आपके कवर करा दूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा। आप जानते हैं, आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहां पर मैं कोई भी न्यूज को छोड़ता नहीं हूं। न्यूज थोड़ी सी भले डिले हो सकती है बट छूटती नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज शाम तक अगर मैं एक लेक्चर ले आऊं तो वेल एंड गुड, या फिर कल के लेक्चर में पेपर 3 के जो आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और सी सेट का कोर्स गाइज आपके लिए अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके, या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एसएमएस के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। इस नंबर पर कॉल मत करना, सिर्फ एसएमएस, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ही करना, ठीक है। और ये चीज आपको बतानी थी। और बाकी होमवर्क है, एक आपके लिए होमवर्क है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़िएगा। पंजाब 13th स्टेट बन गई है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म जो है वो लेकर आ गई है, राइट। और तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड, इस टॉपिक को मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड अराउंड 100 वर्ड्स में एक अच्छा आंसर जो है वो बना लें आप, राइट। क्योंकि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है एग्जामिनेशन में पूछे जाने की, तो इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर बनाएं, और जब आप मेंस के आंसर बनाएंगे तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक ही साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। तो अलग अलग कभी भी मत करना, बट हाँ प्रीलिम्स एग्जाम से पहले बस थोड़ा सा आपको फैक्चुअल चीजें जो भी आपने अपने नोट्स पे बना के रखी होगी, या बुक पे अंडरलाइन करी होगी, या नोट्स पे अंडरलाइन करी होगी, तो उसको एक बार बस गो थ्रू करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो ये वाली बात है। और बाकी पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट, नोट्स और वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ का, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, राइट। तो इसका सैंपल अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल की लिंक आपको मिल जाएगी। और बाकी इस पैकेज से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब अपन मिलेंगे शायद आज शाम में, वापस दोबारा से मुलाकात होती, पेपर 3 की न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर कल मिलते हैं कल के टॉपिक में। आज की पेपर 3 की न्यूज भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है।